गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी क्लास है 8 जो रीट एग्ज़ाम के लिए है, जो 27 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो पार्ट हमारा 3 रहेगा इसमें, ये हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब CDP है। CDP के अंदर हमारा टॉपिक है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का प्रक्रिया। इसमें क्या है, ये लास्ट हेडिंग है आपकी, लास्ट टॉपिक है, लास्ट इन द सेंस कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, इस क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद जो क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आएगी शिक्षण की अवस्था। क्या है हमारी हेडिंग? हमारी हेडिंग रहेगी शिक्षण की अवस्था। हम पहले वाली वीडियो में, पहले वाली क्लासेस में हम करा चुके हैं शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण का अर्थ, चर, विशेषताएं, उद्देश्य। अब आपकी हेडिंग है शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे PW जैक्सन ना है, ये जैक्सन के अनुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट आती है पूर्व क्रिया चरण, सेकंड आती है अंत्य क्रिया चरण, और थर्ड आती है उत्तर क्रिया चरण। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाली है पूर्व क्रिया चरण, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पाठ योजना बनाना। कि हमें कोई भी तब पाठ पढ़ाना होता है, टीचर को कोई भी पाठ पढ़ाना होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, पाठ योजना बनाता है। ओके, सेकंड आती है आपकी अंत्य क्रिया चरण, जो है कक्षा कक्ष क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें कक्षा कक्ष क्रिया से रिलेटेड बातों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, थर्ड आती है आपकी उत्तर क्रिया चरण। ये होती है मूल्यांकन संबंधी क्रिया। इसमें क्या है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो ये आपकी क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। ये किसके अनुसार है? PW जैक्सन के अनुसार है। कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन सी? पूर्व क्रिया चरण, अंत्य क्रिया चरण और उत्तर क्रिया चरण। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण के स्तर। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण के स्तर, जिसमें हमारा कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं हमारे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्मृति स्तर, जो हर्बर्ट ने दिया है। सेकंड है अवबोध स्तर, जो मॉरिसन ने दिया है। और थर्ड है आपका चिंतन स्तर, ठीक है, जो हंट ने दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्मृति स्तर के बारे में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। ठीक है, इस स्तर को हम मेमोरी लेवल स्तर भी, मतलब मेमोरी लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वो हर्बर्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसमें क्या है आपका, स्मृति स्तर होता क्या है? तो स्मृति स्तर वह आधार होता है जिसमें छात्र के मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है कि छात्र का जो मानसिक स्तर है ना, उसकी एक स्मृति का पक्ष जो होता है उसको आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये जो कार्रवाई की जाती है, यह कौन सी अवस्था में की जाती है? बाल्य अवस्था और शिशु अवस्था में प्रदान कराई जाती है। ठीक है, ये किसके अंदर? आपका स्मृति स्तर के अंदर। और क्यों कराई जाती है ये बाल्यावस्था में और शिशु अवस्था में? क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है आपका कि ये जो अवस्था होती है, ये कौन सी उसमें प्रदान कराई जाती है? बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था और शिशु अवस्था में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बालक का बौद्धिक विकास जो है शुरुआत होता है। जैसे कि बालक किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका चित्र या फिर चिन्ह के रूप में अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। स्मृति का इसमें क्या होता है
कि जो बालक है वो किसी भी चीज़ को अगर देखेगा, समझेगा, तो उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में क्या कर लेगा, एक तरह से धारण कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उन्हें कोई कहानी सुनाई जाती है, अगर हम किसी बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं, तो वह बिना उस कहानी पात्रों की आकृति को क्या कर लेता है, अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण का स्मृति स्तर कहा जाता है। लाइक अगर हम छोटे बच्चे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि भाई एक लोमड़ी है और वो रोटी लेके भाग गई, तो हम ये जो इमेज है वो हम अपने दिमाग में जो है बना लेते हैं। तो यही आपका एक तरह से शिक्षण का स्मृति स्तर कहा जाता है। ठीक है। और आपकी जो प्राथमिक कक्षा होती हैं उसमें, प्राथमिक कक्षा में क्या होता है, प्राथमिक कक्षा में इसमें क्या होता है, प्राथमिक कक्षा में मोस्टली किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है स्मृति स्तर का, एक तो व्याकरण में किया जाता है, ठीक है, अंक गणित में किया जाता है, और वर्तनी में किया जाता है। इन सभी में क्या किया जाता है, स्मृति स्तर का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। ओके। सेकंड आता है हमारा इसमें, सेकंड है हमारा अब वो बोध स्तर, जो किसने दिया है, जो दिया है हमारा मॉरिसन ने। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो जो बोध स्तर का जो शिक्षण है, वो शिक्षण के स्तर का, लेवल ऑफ टीचिंग का मध्य स्तर है। ठीक है। ये क्या है हमारा, जो ये स्तर है, ये लेवल ऑफ टीचिंग का मध्य स्तर होता है। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें उन छात्रों को लिया जाता है या सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है और जिनकी स्मृति स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद ही शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में यही है आपका, तब कोई भी छात्र है उसकी तब बुद्धि है विकासशील हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और वो अपने उद्देश्य को भी प्राप्ति हो जाएगी उसकी स्मृति स्तर की। देन उसके बाद उसको कहाँ ले जाया जाता है, तब स्मृति का रोल ख़त्म हो जाता है, देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अवबोध स्तर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलू को बारीकी से समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, रटना नहीं है इसमें, इसमें क्या है, प्रकरण को कैसे समझाया जाता है, बारीकी से समझाया जाता है, बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पहलू को अगर समझा रहे हैं। और ये जो बौद्ध स्तर होता है, इसका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका माध्यमिक स्तर के छात्र। ठीक है। जो आपका स्मृति का था, ये तो अब मोस्टली प्राइमरी के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जो अब बौद्ध है, बौद्ध जो होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहते हैं, ये आपका माध्यमिक स्तर पर यूज़ किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से स्तर पर होता है, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है। मोटा मोटा यही है कि अगर तुम इसका सिर्फ पॉइंट में, अगर इसका मीन्स वन लाइन में अगर इसका मीनिंग समझना चाहें तो यही है कि शिक्षण में किसी भी चीज़ का जो अर्थ की समझ पर जोर दिया जाता है, कि जो अर्थ है उसकी समझ पर जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चिंतन। चिंतन स्तर जो हमारा किसने दिया है, जो दिया है मैकविकर हंट ने। हंट तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इससे आगे आएगा मैकविकर हंट ने इसका प्रतिपादन किया है, प्रतिपादित किया है इसको। ओके। प्रतिपादित मैकविकर हंट ने किया है। और आपका हंट को क्या माना जाता है, हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक भी माना जाता है। ओके। अब जो आपका चिंतन स्तर है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव
लेवल भी हम इसको बोलते हैं। ये शिक्षण का जो स्तर है वो कौन सा स्तर होता है, ये आखिरी हिस्सा होता है स्तर का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उन छात्रों को लिया जाता है या वे छात्र इसके अंदर होते हैं चिंतन स्तर के अंदर जिनका स्मृति स्तर का और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका हो, ठीक है। सबसे पहले स्मृति का होता है, देन उसके बाद तब स्मृति का हो जाता है, तब बोध होता है और तब इन दोनों का हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का तब विकास हो जाएगा, तब जाके हमारा चिंतन स्तर आएगा। चिंतन स्तर का जो शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है। इसमें क्या आता है, इसमें चिंतन से मीनिंग है या चिंतन का रिलेशन है कि ये छात्रों को वो क्षमता प्रदान कर देता है। चिंतन से रिफ्लेक्शन लेवल ये होता है आपका कि छात्रों को वह क्षमता प्रदान करता है जिससे छात्र कोई भी हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को क्या है समझ सके और यह निर्णय ले सके वो बच्चा या छात्र कि प्रकरण में अगर कुछ भी नए पात्र या नए विचारों को अगर हम सम्मिलित करें तो क्या उद्देश्य को परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स किसी का कोई उद्देश्य है, उसका एम अगर चेंज करना है, अगर उसमें हम कोई भी नए पात्र ऐड कर दें तो क्या उसका पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके की क्षमता प्रदान वो करता है कौन, चिंतन स्तर। और आपका जो ये चिंतन स्तर होता है ये कौन सी कक्षा में यूज़ किया जाता है, उच्चतर में, ठीक है। उच्चतम स्तर, चिंतनशील स्तर जो है वो शिक्षण का कौन सा स्तर है, उच्चतम स्तर है, ठीक है। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल आपका वो भी होता है जो छात्र में क्या करता है, समस्या समाधान की जो प्रवृत्ति होती है उसको विकसित कर देता है, ताकि बच्चे को अगर कोई भी इन फ्यूचर या भविष्य में कोई भी अगर समस्या आए तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल सके चिंतन स्तर के माध्यम से। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमारी समस्या आती है बच्चे की, टीचर की या किसी की भी XYZ, तो हम क्या करते हैं, चिंतन ही तो करते हैं, सोच विचार ही तो करते हैं, उसके बाद ही तो उसका हमें रिजल्ट मीन्स समाधान निकल के आता है। तो यही चीज़ है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण अधिगम के सोपान। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण अधिगम के सोपान। तो शिक्षण अधिगम के कितने सोपान हैं, 4 सोपान हैं। कितने हैं, 4 सोपान होते हैं शिक्षण अधिगम के। नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 व्यवस्था, नंबर 3 मार्गदर्शन और नंबर 4 नियंत्रण। तो नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं, प्लानिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो पाठ्य वस्तु होती है उसका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण आता है, इसमें कार्य का विश्लेषण आता है, उद्देश्य का क्या किया जाता है नियोजन में, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और उनको लिखना होता है। ये सभी क्रियाएं किसके अंदर आती हैं, हमारी नियोजन के अंदर आती हैं। जो 4 सोपान हैं उसमें पहला सोपान हमारा यही है कि नियोजन। तो नियोजन के अंदर, प्लानिंग के अंदर हमारा यही है कि जो हमारे उद्देश्य का जो निर्धारण होता है उसको क्या करना होता है, हमें लिखना होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारी व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो शिक्षण विधि होती है उसका हम चयन करते हैं कि हमें कौन सी शिक्षण विधि यूज़ करनी है। देन उसमें हमारी विषय वस्तु भी होती हैं, उसमें हमारी सामग्री भी होती है, श्रव्य देखने वाली भी और श्रव्य सुनने वाली भी और दृश्य देखने वाली भी। और इसमें क्या होता है, संप्रेक्षण युक्ति की सहायता से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसमें व्यवस्था वाले में हमें क्या है, व्यवस्था करनी, व्यवस्था की जाती है। इसमें एक तरह से ये है कि सामग्री होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, हमें कौन से कौशल का चयन करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उन सबका। और ऐसे इस चीज़ के लिए वातावरण का निर्माण भी करना होता है, किसमें, व्यवस्था सोपान में, शिक्षण अधिगम के, ठीक है।
थर्ड आता है हमारा मार्गदर्शन, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? मोटिवेशन। इसको हम मोटिवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अभी प्रेरित करना या फिर शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है मोटिवेशन में, कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को क्या करता है, प्रेरित करता है, या भी प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है उसको। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है नियंत्रण, जिसको हम कंट्रोलिंग भी बोलते हैं। कंट्रोलिंग भी बोलते हैं हम किसको, नियंत्रण को। इसमें क्या होता है, शिक्षण और अधिगम की जो सफलता को जांचा जाता है, उसका पुनः योजना बनाई जाती है, देन उसका मूल्यांकन किया जाता है। नियंत्रण में क्या है आपका, कि कोई भी हमारी टीचिंग, हमारा शिक्षण है, और जो हमारी सीखने की, जो भी हमने कोई चीज़ सीखी है, कोई भी हमें रिज़ल्ट निकल के आया, एक तरह से कोई भी चीज़ हमने पढ़ाई, उसका हमारा रिज़ल्ट निकल के आया, तो उसको हम जांचेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट यही रहेगा। देन उसका पुनः योजना बनाएंगे हम दोबारा से, और हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये आता है आपका नियंत्रण के अंदर। ये हैं हमारे शिक्षण अधिगम के सोपान। कितने? 4 सोपान हैं। नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखना जो इम्पोर्टेंट है आपका, नोट करके लिखना कि ये जो आपके 4 सोपान हैं, ये आई के डेविस के अनुसार थे। उन्होंने कौन सी बुक में लिखे थे, कौन सी पुस्तक थी इनकी? इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम है इनका मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। किसकी बुक थी ये? आई के डेविस की बुक थी। कौन सी पुस्तक, कौन सी थी? ये वाली, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसके 4 सोपान थे जो मैंने आपको बताया। नियोजन, व्यवस्था, इसके 4 सोपान थे, नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ठीक है। और इस बुक का नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आई के डेविस की पुस्तक कौन सी है? 4 नाम दे देंगे पुस्तक का, जिसमें से हमें एक का आंसर देना होगा। ओके। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्य। ठीक है। क्या है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्य, जिसमें हमारा फर्स्ट उद्देश्य आता है छात्रों में ज्ञान और बुद्धि का विकास करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है, वो उनका मेन एम, मोटिव यही होता है कि छात्रों में ज्ञान का और बुद्धि का क्या किया जाए, विकास किया जाए। ये इनका उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा छात्रों को ज्ञान हस्तांतरित करना, कि वही है कि छात्रों को ज्ञान क्या है, देना, एक तरह से हस्तांतरित करना। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, छात्र में कौशल विकसित करना, कि छात्रों में क्या विकसित करना है, कौशल विकसित करना है। क्योंकि हमारे कौशल बहुत सारे तरीके के होते हैं, समस्या समाधान, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें यही है, हमें छात्रों के कौशल क्या करने चाहिए, विकसित करने चाहिए। तो इसका यही मतलब होता है ताकि बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। ऐसे कौशल सिखाने चाहिए हमें कि बच्चा जो है अपने जीवन में आगे बढ़े और सफल हो सके। छात्रों को अपनी ताकत का और अपनी कमजोरी का इससे क्या है, पता चलता है कौशल के माध्यम से। अगर कौशल अगर विकसित हैं तो छात्र अपने अंदर की ताकत और कमजोरी को पता लगा सकता है।
तो इसमें यही है, इनकी समस्या समाधान की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, आत्मविश्वास जो है वो भी बढ़ता है, शैक्षणिक सफलता में भी मदद मिलती है। तो कौशल का निर्माण से यही तात्पर्य है, कौशल के विकास से यही तात्पर्य है। इसलिए इसका उद्देश्य है कि छात्र में कौशल का विकास करना या विकसित करना। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट है हमारा छात्र के दृष्टिकोण मूल्य व्यवहार को ढालना। छात्र के दृष्टिकोण को मूल्य व्यवहार को ढालना। 5 पॉइंट आता है हमारा छात्रों को प्रतिपुष्टि देना। तो यह प्रतिपुष्टि का मतलब यही है कि कोई भी जो बच्चा है उसको उनके सुधार के लिए क्या देना, मार्गदर्शन देना। तो इसमें ये भी बात आती है कि जो प्रतिपुष्टि से क्या होता है कि जो छात्र हैं वो अपनी क्षमता, अपनी समस्या, विकास के क्षेत्रों की क्या करते हैं, एक तरह से पहचान कर लेते हैं, पहचान करने में उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो ये प्रतिपुष्टि का यही मतलब है। 6 पॉइंट आता है आपका विद्यालय प्रशासन को सूचना देना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। 7 आता है शिक्षण में कमियों का पता लगाना। इसमें क्या होता है कि जो भी शिक्षण में कमी आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, उन कमियों का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। शिक्षण अधिगम का उद्देश्य यही है कि टीचिंग में जो तुम्हारी कमियां आ रही हैं उनको पता लगाओ और विद्या प्रशासन को सूचना दो हर चीज़ की, विद्यालय की। 8 पॉइंट आता है हमारा त्रुटि पता लगाने पर उनको ठीक करना। इससे पहले पॉइंट में था कमियों का पता लगाओ, देन तब हमें पता लग गया कि हमारे शिक्षण में ये कमियां हैं, तो हम उन त्रुटियों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। पता तो लग गया, देन उसके बाद उसको ठीक करते हैं। ठीक करना भी क्या है, इसका एक उद्देश्य के अंदर आता है। ये थी आपकी क्या उद्देश्य थे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्व। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, महत्व है आपका, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है रचनात्मकता। तो हुआ क्लियर, आपको क्लियर हुआ। कई तकनीकी इस्तेमाल, इसमें यही है कि जो टीचर है वो छात्र को सूचना देने के लिए कई तरीके की तकनीकियों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, जीवन में सफलता। जीवन में सफलता से मतलब है कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है, छात्र को नया ज्ञान या नया कौशल या दृष्टिकोण मिलता है। इससे उनके बाद के जीवन में सफलता मिलने में मदद मिलती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को क्या है, नया ज्ञान मिल रहा है जो उनको हेल्पफुल है, मदद कर रहा है उनके बाद के जीवन की सफलता के लिए। ये है आपका जीवन में सफलता। 4 पॉइंट आता है आपका, 4 पॉइंट है समस्या सुलझाने में मदद। जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है में जो टीचर होता है और छात्र एक सहयोगी प्रक्रिया में लगे होते हैं। ठीक है, एक तरह से सहयोगी होते हैं एक दूसरे के। तो जो शिक्षक होता है वो सुविधाकर्ता के रूप में क्या करता है, एक तरह से काम करता है। लाइक छात्रों को संबंध बनाने या फिर उनसे सवाल पूछने या समस्या को सुलझाने में मदद करनी चाहिए या फिर करता है। इसमें कि जो टीचर है वो बच्चों की क्या करता है, उनसे सवाल करता है, उनकी समस्या को सुलझाता है, उनसे संबंध अच्छे बनाता है और इस समस्या को सुलझाने में क्या करता है, मदद भी करता है। कौन, टीचर। किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, 5 पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है हमारी, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमारा मूल्यांकन भी होता है। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन से क्या होता है, शिक्षक और छात्र के विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे पता चल जाता है हमें, मूल्यांकन से हमें पता लगता है कि छात्र को स्कूल में या फिर बाहर अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है या नहीं है।
मूल्यांकन से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को स्कूल के अंदर या फिर स्कूल के बाहर हमारी हेल्प की या मदद की ज़रूरत है या नहीं है, और है तो कितनी है, क्यों है, किस चीज़ में है। इन सब का जो पता लगाया जा सकता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ये भी इसका एक महत्व है। नेक्स्ट हेडिंग आती है, कंप्लीट हुआ हमारे महत्व। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी शिक्षण प्रभावित करने वाले कारक, कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है शिक्षक संबंधी, टीचर से संबंधित भी हमारे बहुत सारे कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो शिक्षक से संबंधित है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है विषय ज्ञान। विषय ज्ञान से मतलब है हमारा यहाँ पे मतलब है, फर्स्ट पॉइंट में विषय ज्ञान से मतलब है हमारा कि टीचर जो है, अगर टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है या पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट है टीचर का, अगर कोई एसएसटी वाला टीचर है या इंग्लिश वाला टीचर है, तो इंग्लिश वाले टीचर की इंग्लिश में समझ होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए उस विषय के लिए। एसएसटी वाला है तो उसकी एसएसटी के लिए समझ होनी चाहिए, क्योंकि अपनी सीखने की प्रक्रिया को या फिर प्रभावी शिक्षण को अगर हम आगे बढ़ाने के लिए टीचर की विषय की गहरी समझ अत्यंत आवश्यक होती है इसमें। सेकंड है शिक्षार्थियों को समझना। तो शिक्षक को ये जानना बहुत आवश्यक होता है इसमें कि छात्र विभिन्न चरणों में कैसे सीखता है। ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए कि जो शिक्षार्थी है वो किस तरीके से सीख सकता है या फिर कैसे सीखता है। सी आता है आपका शिक्षण कौशल। इसमें क्या होता है आपका शिक्षण कौशल का मतलब है कि टीचर को एक स्टूडेंट से साझा करने के लिए, एक तरह से, या कोई भी किसी भी चीज़ अनुभव को साझा करने के लिए उसको विशिष्ट कौशल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो शिक्षण कौशल का यही तात्पर्य है कि टीचर को बच्चे से अनुभवों को साझा करने के लिए कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका डी, पहुंच योग्यता। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक खुले और स्वागत करने वाले होते हैं ना, या फिर अच्छे श्रोता होते हैं एक तरह से, वे सकारात्मक शिक्षण वातावरण क्या करते हैं, बना लेते हैं, और विद्यार्थी के साथ संबंध भी अच्छे बना लेते हैं। पहुंच योग्यता का यही मतलब होता है कि जो आपका क्या है, अच्छे श्रोता होते हैं, अच्छे जो टीचर होते हैं, वो एक पॉजिटिव टीचिंग के माध्यम से जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण कैसा बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, और बच्चों के साथ भी संबंध अच्छा बना लेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें आपका व्यवहार और व्यक्तित्व। इसमें क्या होता है, जो टीचर के जो भी कार्य होते हैं, काम होते हैं, जो उनका बिहेव होता है, या उनके जो व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं, वो छात्र के अनुकरण और अभ्यास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगर टीचर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, व्यवहार जैसा कर रहा है, तो बच्चा उस चीज़ का क्या करेगा, इसमें अनुकरण करेगा। जैसे टीचर व्यवहार कर रहा है, जैसे उसका व्यक्तित्व है टीचर का, तो बच्चा वैसी कॉपी करने का ट्राई करता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं छात्रों के अनुकरण। नेक्स्ट आता है इसमें मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से यही है कि जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले अगर टीचर होंगे, तो वो अपनी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी क्या है, सकारात्मक रूप से पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, और जो छात्र के लिए क्या है, बहुत अच्छे तरीके से छात्र के लिए वो एक तरह से आदर्श छवि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका जी, अनुशासन। इसमें यही है कि सफल सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए अनुशासन जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अनुशासन जो है एक तरह से आवश्यक है। जो प्रभावी टीचर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक ही अनुशासन जो कौशल होता है वो होता है, जिससे वो पॉजिटिव व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, और सीखने के लिए भी वो अच्छा सा अनुकूलन वातावरण बना लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये हैं आपके शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक।
सेकेंड हेडिंग आती है हमारी इसी में शिक्षार्थी से संबंधित, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों का कल्याण। तो जो शिक्षक का कल्याण का यही है कि शिक्षार्थी जो टीचर वो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होते हैं उनका शारीरिक, फिजिकल और मानसिक मेंटली जो स्वास्थ्य है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करते हैं क्या, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। सेकंड आता है शिक्षार्थी की क्षमता। तो क्षमता से यही है कि बच्चों की जो गुणवत्ता होती है उसका जो आकलन किया जाता है वो छात्रों के प्रश्न से किया जाता है, कि छात्रों के प्रश्न से किया जाता है कि छात्र किस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं, किस तरीके के नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षार्थी की जो जन्मजात योग्यता होती है, जो उनकी बुद्धि होती है, उनका ज्ञान, रुचि, दृष्टिकोण, ये सब उन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है आपका सी आकांक्षा व प्रेरणा। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए या आकांक्षा या प्रेरणा का जो स्तर है वो उनके सीखने के अनुभव को बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रेरित करता है। आकांक्षा और प्रेरणा का मतलब यही है कि उनके सीखने के अनुभव को क्या करता है, प्रेरित या प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है आपका डी जीवन का लक्ष्य, कि जो छात्र होते हैं उनका जो जीवन का लक्ष्य होता है वो सीखने की प्रक्रिया और परिणाम पर प्रभाव बहुत ज़्यादा डालता है। ये आया तत्परता व दृढ़ संकल्प। इसमें जो सीखने के लिए शिक्षार्थी होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, और इच्छा शक्ति जो होती है, उनका दृढ़ संकल्प होता है, उनको सीखने के रिजल्ट, सीखने का जो परिणाम आएगा उसकी भूमिका निभाता है। तो ये थे हमारे शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री से संबंधित। तो फर्स्ट आता है निरंतर सुधार के लिए फीडबैक तंत्र। तो सहायक सामग्री में क्या होता है कि निरंतर सुधार के लिए, कि सुधार करने के लिए हमें फीडबैक तंत्र यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, या कोई भी चीज़ हमने सिखाई देन उसको नहीं आई, उसको सुधारने के लिए हमने सुधार दिया उसको, तो हमें कैसे पता लगेगा, तो हम उसका फीडबैक लेंगे, फिर दोबारा से पूछेंगे, फिर दोबारा समझाएंगे। तो ये सब होता है इसके अंदर। बी का है शिक्षण आवश्यकता के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध, कि शिक्षण आवश्यकता जो भी हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के लिए हमें क्या करना, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सहायक सामग्री की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षण के उद्देश्य के लिए, कोई भी शिक्षण है उसके उद्देश्य के लिए हमें सहायक सामग्री की गुणवत्ता, इन सब की भी सहायता होती है। नेक्स्ट आता है आपका सी पॉइंट आता है इसमें परिवर्तन को समायोजित करने के लिए लचीलापन। तो इसमें यही है कि जो परिवर्तन होते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है। करने के लिए क्या होता है, एक तरह से लचीलापन और अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, या ये चीज़ जो है प्रभावित करती है। तो हमारा जो शिक्षण होता है वो कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसमें। अब आता है हमारा 4 शिक्षण सुविधा संबंधी। शिक्षण से मतलब है, शिक्षण के अंदर आता है कि हम शिक्षण की सुविधा किस तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये शिक्षण को एक तरह से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो शिक्षण, तो इसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे कि हम विभिन्न स्थान उसके अंदर सम्मिलित होने चाहिए। जैसे औपचारिक शिक्षण अगर हमें देना है तो उसके लिए हमें कक्षा की व्यवस्था करनी है, कक्षा, प्रयोगशाला कैसी है, सेमिनार या फिर साइबरी, अन्य क्या है, इन सब की सुविधा हम कराते हैं। और फिर इन जगह पर पहुंचने के लिए, स्थानों के लिए हम क्या करते हैं, शिक्षण के स्थानों पर पहुंचने के लिए क्या होती है, एक तरह से महत्वपूर्ण होती है जो भी हमारी व्यवस्था या स्थान होते हैं। अगर हम छात्रों के सीखने के अनुभव को बाधित कर सकती है क्या, इन सब चीज़ की
उपलब्धता, अपर्याप्त उपलब्धता मतलब कि अगर औपचारिक शिक्षा देनी है लेकिन कक्षा नहीं है, औपचारिक शिक्षा देनी है लेकिन प्रयोगशाला नहीं है, तो ये क्या करेंगे, छात्र के सीखने के अनुभव को बाधित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शिक्षण वातावरण से संबंधित। इसमें यही है कि शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले क्या होता है, जो उसका माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है सीखने में। ठीक, तो जो वातावरण होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो बच्चा इजीली तरीके से सीख सके। तो शिक्षण वातावरण से संबंधित यही है कि हमें ऐसा माहौल करना है, ऐसा अनुकूलित माहौल करना है बच्चों के लिए कि बच्चा उसमें इजीली सीख सके और छात्र के सीखने के परिणाम को हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें 6 संस्था संबंधी। तो संस्था संबंधी यही है जो शिक्षण में किस तरीके से प्रभावी होती है कि इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है उसको शिक्षण विधि चुनने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए, करनी होती है। उससे क्या होता है, लचीलापन आता है। स्वायत्ता मतलब कि वो कोई भी शिक्षण विधि को चुन सके और कक्षा की गतिविधि को डिज़ाइन कर सके अपने अकॉर्डिंग। देन उससे क्या होता है, लचीलापन आता है और शिक्षण प्रभावशाली और पॉजिटिव प्रभाव डालती है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम से संबंधित। नहीं, इसके सिर्फ 6 पॉइंट है, पाठ्यक्रम नहीं है इसका, बस यहाँ तक है इसका करेक्ट। ठीक है, तो इसके 6 पॉइंट हैं आपके, 6 टोटल पॉइंट है आपको शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ आपकी ये जो क्लास होती है ये ख़त्म होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम 2009 RTE के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।